हेलो गाइस, मैं पॉलिटिकल साइंस टीचर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का यूरोपीय संघ टॉपिक, और ये आपका सत्ता के न्याय केंद्र के चैप्टर में ये टॉपिक है और बहुत ही खास और अच्छा टॉपिक होने वाला है ये। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो यूरोपीय संघ है उसका उदय कहाँ से हुआ, कहाँ से निकल कर आया है। तो जो यूरोपीय संघ है उसमें अभी 28 देश क्या हैं, सम्मिलित हैं। कितने देश हैं? 28 देश अभी क्या है इसमें सम्मिलित हैं। और ये एक क्षेत्रीय संगठन है और इसकी जो उदय की कहानी है, जो जब से ये आरंभ हुआ था, तो इसके पीछे एकदम से यूरोपीय संघ का जन्म नहीं हुआ था। मतलब यूरोपीय संघ एकदम अस्तित्व में नहीं आया। इससे पहले कई सारे यूरोपीय जो पश्चिम यूरोप के या यूरोप के देश थे उनके बीच में कई सारे संगठन बने, कई सारी ऐसी संधियाँ संगठन हुए। उसके बाद क्या हुआ था, यूरोपीय संघ सामने उभर कर आया। तो थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो देखते हैं कि भैया 1992 में क्या था कि 6 देशों ने, ये बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने लैक्जम वर्ग में और तथा लैक्जम वर्ग और नीदरलैंड के द्वारा यूरोपीय कोयला एवं समुदाय का क्या करा गया था, गठन किया गया था। एक इस तरीके से इसी नाम से क्या था, यूरोपीय कोयला एंड स्टील कम्युनिटी करके ECSC करके एक गठन की गई एक संस्था, या कह सकते हैं एक संगठन। पहले ये क्या गया, यही समुदाय क्या होता है धीरे धीरे विकसित होता है, जो यूरोपीय यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ के तौर पर 1992 में अस्तित्व में आता है। अगर हम थोड़ा और देखें तो 7 फरवरी 1992 को कहता है 92 की एक मास्ट्रिक्ट संधि की जाती है, जिसके अनुसार क्या होता है, यूरोपीय संघ में इसको परिवर्तित कर दिया जाता है। जो ये था ना, मतलब इससे पहले भी जो भी संगठन थे, जो भी चले आ रहे थे, उनको क्या करा जाता है, यूरोपीय संघ के तौर पर परिवर्तित कर दिया जाता है। किसके तहत? 7 फरवरी 1992 की मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा। अब क्या होता है, इस संधि को क्या होता है, अनुमोदन दे दिया जाता है, प्रस्तावित कर दिया जाता है, मतलब एग्री होते हैं सारे। तो मास्ट्रिक्ट संधि के तहत 1 नवंबर 1993 को इसको लागू हो जाती है ये। और उसी के साथ क्या होता है, यूरोपीय संघ अपने वर्तमान स्वरूप और उसमें अस्तित्व में आ जाता है। क्या होता है, यूरोपीय संघ सामने उभर कर आता है, सामने निकल के आता है। कब? 1 नवंबर 1993 को, जब क्या होता है, ये संधि लागू होती है। इससे आगे बढ़ें तो हम देखते हैं यूरोपीय संघ के लिए उत्तरदायी कारक। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों के कई प्रकार की मान्यताएं और आस्थाएं। अब क्या था कि भाई यूरोपीय संघ के लिए काफ़ी चीज़ें थी जो उत्तरदायी थी। तो देखो स्टार्ट क्या से होती हैं चीज़ें कि ये सारे देश एक साथ आते कैसे हैं, कैसे क्षेत्रीय संगठन बनाते हैं। तो आपको पता होगा कि दूसरा विश्व युद्ध होता है, दूसरे विश्व युद्ध में होता है काफ़ी हानि पहुँचती है, यूरोपीय देश को काफ़ी हानि पहुँचती है। ऐसे में क्या होता है, ये सारे जो देश होते हैं यूरोप के पश्चिमी, ज़्यादातर पश्चिमी यूरोप के देश, वो सारे आर्थिक संकट से ग्रस्त थे और उनकी कई सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, संकट में आ जाते हैं आर्थिक। तो ये सारी सिचुएशन वहाँ पर बनती है। इसी के चलते क्या होता है, अमेरिका क्या करता है, अमेरिका के देशों के द्वारा अमेरिका क्या करता है, उन सभी देशों को जिनको आर्थिक संकट पहुँचा था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहा था उनकी राजनीतिक व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में, तो वहाँ पर क्या होता है, मार्शल योजना लागू की जाती है। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। और ये जो मार्शल योजना होती है क्या थी, पश्चिमी यूरोप के जो देश थे ना, उनकी अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्माण करने के लिए, या कहें उसको दोबारा से खड़ा करने के लिए, वो क्या करता है, पैसा देता है, अनुदान देता है। कौन? अमेरिका। ठीक है। और 1948 में क्या होता है, यूरोपीय आर्थिक संगठन, और 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन किया गया, और इस प्रकार इन देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में सहयोग प्रारंभ हुआ। 1948 में क्या होता है, इसके बाद मार्शल योजना शुरू करी जाती है अमेरिका के द्वारा। फिर क्या होता है, यूरोपीय आर्थिक संगठन की स्थापना की जाती है। फिर 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन किया जाता है, और इससे क्या होता है, इनके बीच में राजनीतिक और आर्थिक सहायता दी जाती है एक दूसरे को। फिर क्या होता है, एक और संगठन का गठन किया जाता है, मतलब ऐसी बनाया जाता है, स्थापना की जाती है, तो वो होता है 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसकी स्थापना की जाती है, जिसके तहत इसमें क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, वहाँ पर पार्लियामेंट की भी स्थापना कर दी जाती है, राजनीतिक और पार्लियामेंट की भी स्थापना की जाती है यूरोपीय संघ की, मतलब सभी देशों की मिली जुली। और यहाँ पर यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का तो गठन होता ही कि सारे आर्थिक तौर पर सारे क्या होंगे, एक संघ बनाएंगे, एक समुदाय बनाएंगे, जिसमें वो क्या करेंगे, एक दूसरे को मदद देंगे।
जून अब क्या होता है 1979 में क्या होता है, यूरोपीय जो संसद थी उसमें पहला चुनाव होता है, जो ये यहाँ पर पार्लियामेंट जो स्थापित की जाती है ना, उसका चुनाव कब होता है 1989 में। और फिर जून 1985 में क्या होता है, यूरोपीय समुदाय के देशों ने क्या करा, सीमा नियंत्रण समाप्त कर दिया, मतलब वो समाप्त कर देते हैं इसको और सॉरी। और क्या होता है उसके बाद, इन सभी प्रक्रियाओं और परिणति, ये सारे जितने संगठन होते हैं कहीं ना कहीं ये यूरोपीय संघ के लिए उत्तरदायी होते हैं। तुम देख सकते हो कि धीरे धीरे वो किस तरीके से सारे देश जो यूरोप के थे वो एक साथ आ रहे थे, एक साथ सहयोग में, राजनीतिक सहयोग और आर्थिक सहयोग किस तरीके से उनके बीच में मजबूत होता चल रहा था, होता जा रहा था। भिन्न भिन्न अनेक अनेक प्रकार के उन्होंने संगठन स्थापित किए जिसके द्वारा उनके बीच में आर्थिक राजनीतिक सहयोग बढ़ता गया। तो इसी राजनीतिक और सहयोग, राजनीतिक कह सकते हैं आर्थिक सहयोग के कारण वो क्षेत्रीय स्तर पर एक संगठन जैसा कि यूरोपीय संघ बनाने में सफल हुए। और इसकी कहानी भी मैंने बताई कि धीरे धीरे उन्होंने संगठन बनाया और धीरे धीरे उसमें संबंधों को आगे बढ़ाया और सहयोग को बढ़ाया। तो क्या होता है, इन सभी प्रक्रियाएं जो की जाती है, परिणतियाँ की जाती हैं। और सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या होता है, सीधे यहाँ पर क्या होता है, यूरोपीय संघ की स्थापना की जाती है। किसके तहत, मास्ट्रिक्ट संधि के तहत। और ये संधि अभी मैंने पहले बता रखी थी कि 3 अप्रैल वगैरह को 1993 में लागू हो जाती है। और सारे इन देशों का एक क्षेत्रीय संगठन अधिराष्ट्र के रूप में ये सामने उभर कर आता है, यूरोपीय संघ। ठीक है, तो ये था। अब यूरोपीय संघ, अब क्या होता है, यूरोपीय संघ एक विशाल राज्य के रूप में, अधिराष्ट्र के रूप में, मतलब सभी राष्ट्रों का बना हुआ एक अधिराष्ट्र के रूप में सामने उभर कर आता है। और इन सबके चलते यूरोप के देशों में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों में न्याय से संबंधित प्रश्नों पर सहयोग, एक समान मुद्रा और रास्ता बनाया। और इसका अपना झंडा गान, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा यूरो है। अब इन देशों में क्या होता है, ये सारे यूरोपीय संघ जो पूरा होता है वो एक राष्ट्र के रूप में जन्म ले लेता है। मतलब सारा देशों का मिला हुआ क्या होता है, एक अधिराष्ट्र बन जाता है। और उस अधिराष्ट्र की अपनी एक साझी विदेश नीति होती है, साझी सुरक्षा नीति होती है। ठीक है, आंतरिक मामले जो होते हैं, जो न्याय से संबंधित किसी से संबंधित हो, उस पर सहयोग और समर्थन सबको प्राप्त होता है। एक मुद्रा का चलन होता है जिस पर यूरोपीय संघ की एक मुद्रा का गठन किया जाता है, जैसे यूरो कहते हैं, तो उसका चलन होता है। तो इस तरीके से इनका अपना झंडा भी हो जाता है, अपना गान भी हो जाता है, अपना स्थापना दिवस। तो हर एक चीज़ इनकी अपनी एक राष्ट्र की, जिसकी जो एक राष्ट्र होता है ना, जिसके उसके पास जो चीज़ें होती हैं वही सेम इनके पास भी वही चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से ये एक अधिराष्ट्र संगठन के रूप में बनता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर मेरे को अभी ध्यान आ गया। तो इसमें ब्रिटेन क्या था, वो ब्रिटेन 2016 में इससे निकल गया था। ये ध्यान रखना, ब्रिटेन ने क्या करा था, 2016 में एग्जिस्ट कर लिया था, है ना, इससे बाहर निकल गया था। तो ये ध्यान रखना है। अभी आते हैं यूरोपीय संगठन को प्रभावशाली संगठन बनाने वाली उसकी विशेषताएं क्या है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो यूरोपीय संघ को प्रभावशाली बनाती है। और यूरोपीय संघ का जो गठन था वो पता ही है आपको, 1992 में हुआ था। और 92 के बाद ही इन देशों के बीच में काफ़ी आर्थिक सहयोग दिया गया और राजनीतिक सहयोग दिया गया। इनका अपना व्यापार और सुरक्षा नीति के चलते इनका काफ़ी अच्छा, मतलब भारतीय राजनीति, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी अच्छा दबदबा और प्रभाव है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और 2016 के अनुसार इसका सकल घरेलू उत्पाद कितना, 17,000 अरब डॉलर का है। और इसकी जो मुद्रा यूरो है वो अमेरिका के डॉलर पर खतरा बन सकती है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो इसके प्रभाव में। और यूरोपीय संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक और विकास राजनीतिक मुद्दों पर अमेरिका और चीन से फुल धौंस के साथ बात करता है, घबराता नहीं है, सीधे सीधे मुंह तोड़ जवाब देता है यूरोपीय संघ। और यूरोपीय संघ के 2 सदस्य जो हैं फ्रांस और रूस, वो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसके स्थायी सदस्य हैं। ये भी लिख सकते हो आप इसके प्रभावशीलता में। और सैनिक शक्ति के हिसाब से ये पूरे दुनिया में विश्व की दूसरी बड़ी सबसे बड़ी महाशक्ति है। सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के हिसाब से ये क्या है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य कौन सा स्थान रखता है। मतलब अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा संघ या कह सकते हैं अधिराष्ट्र है जो अपनी सेना पर इतना खर्च करता है। और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना यूरोपीय संघ के पास है। और इसके जो 2 सदस्य हैं इनके पास काफ़ी परमाणु हथियार हैं, फ्रांस और रूस के पास, ब्रिटेन और फ्रांस के पास। इनके पास 550 के लगभग क्या है, हथियार कहा जाता है। और साथ ही साथ अगर यहाँ पर देखें तो ये मैंने अभी बताया था कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। और देखें तो अंतरिक्ष विज्ञान संचार प्रौद्योगिकी के विषय में भी यूरोपीय संघ का विश्व में दूसरा स्थान आता है। जो यूरोपीय संघ है वो अंतरिक्ष या स्पेस टेक्नोलॉजी की बात हो या वैसे टेक्नोलॉजी की बात हो तो इसका दूसरा स्थान अपना है।
ठीक है। यूरोपीय संघ के बीच में मतभेद, इनके सदस्य इन सदस्य देशों के बीच में क्या है, मतभेद भी हैं कुछ अपने, जो कहीं ना कहीं इसकी छवि को बिगाड़ देते हैं। किसकी? यूरोपीय संघ की छवि कहीं ना कहीं इससे थोड़ी धुंधली पड़ जाती है, कहीं ना कहीं कहेंगे हम कमज़ोर पड़ जाती है। तो यूरोपीय संघ के बीच में जो मतभेद है, देखो वो क्या है, इनके बीच में अलग अलग विषय को लेकर, विदेश नीति को, रक्षा नीति को लेकर मतभेद हैं। जैसे एक उदाहरण लिया जाता है, जब इराक पर आक्रमण किया गया था 2003 में अमेरिका ने आक्रमण किया था, और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम आपने पढ़ा होगा, दूसरे खाड़ी हिंद में। तो उस समय क्या था, प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन की थी टोनी ब्लेयर, उसके साथ, वो किसके साथ थी, अमेरिका के साथ थी। जर्मनी फ्रांस क्या थे, इसके खिलाफ थे, वो सपोर्ट कर रही थी, और जर्मनी और फ्रांस क्या थे, इसका विरोध कर रहे थे। ऐसे में क्या थे, ये इन देशों के बीच में मतभेद आते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार जब यूरो को लागू करने पर भी यूरोप के कुछ हिस्सों में नाराजगी थी, यूरोप के कुछ हिस्सों में, यहाँ पे मैंने लिख नहीं पाया सही से, टाइपिंग यार काफ़ी समय लगता है तो सही से कर नहीं पाता हूँ। तो हाँ, इसी प्रकार जो यूरो को लागू करने पर क्या था, यूरो को जब लागू किया जा रहा था, तो तब भी कई सारे जो देश इसमें शामिल देश थे वो नाराज़ थे। और इसी के कारण जो ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अपने आप को अलग रखा। जैसे कि अभी डेनमार्क, स्वीडन ने भी यूरो को अपने मतलब अपनाने से मना कर दिया, उसका विरोध किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, डेनमार्क, स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा को मानने का प्रतिरोध किया, और इससे विदेशी और सुरक्षा के मामले में काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता सीमित है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि किस तरीके से, जैसे डेनमार्क हो गया, स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि को मानने से इनकार कर दिया, साझी मुद्रा को मानने से इनकार कर रहे हैं, फिर उसका विरोध करते हैं। और कहीं ना कहीं ब्रिटेन का अलग रुख, तो ब्रिटेन ने तो कर ही लिया है एग्जिस्ट 2016 में। तो इस तरीके से ये इनके कुछ मतभेद हैं जो इसको कहीं ना कहीं कमज़ोर बनाते हैं, और ये एग्जाम में भी आ सकता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की किन्हीं 4 साझी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पर उनकी 4 विशेषताएं लिख सकते हो, और ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, आपके एग्जाम में। तो देखो, यूरोपीय संघ के जो सदस्य देश हैं वो साझी विदेश और सुरक्षा नीति अपनाते हैं, परंतु कभी कभी अपनी स्वतंत्र नीति भी अपना लेते हैं। इनकी अपनी साझी विदेश नीति और सुरक्षा नीति होती है, बट कभी कभी इनके बीच में मतभेद होने के कारण ये अपना लेते हैं। जैसे भी हमने पहले बताया था कि इराक पर जब आक्रमण किया गया था, तो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर क्या थी, अमेरिका के साथ थी, बट जर्मनी फ्रांस इसके विरुद्ध थे। तो इस तरीके से कहीं कहीं पर ये अलग भी हो जाते हैं, बट फिर भी इनके बीच में साझी विदेश और सुरक्षा नीति, जो रक्षा नीति होती है वो होती है। इनकी साझी मुद्रा, इनके पास अपनी साझी मुद्रा जिसे यूरो कहते हैं, वो क्या होता है, इनके प्रचलित है, ये चलाते हैं आपस में। और एकीकृत बाजार, यूरोपीय संघ ने क्या था, जनवरी 1993 को एकीकृत बाजार का गठन किया, ठीक है, और एक साझे बाजार स्थापित किया, और साझा झंडा गान और स्थापना दिवस, और यूरोपीय संघ का अपना झंडा गान और स्थापना दिवस है। जो यूरोपीय संघ है उसका अपना साझा झंडा गान, स्थापना दिवस, ये सारी चीज़ें क्या है, यूरोप की अपनी है। एक संविधान भी इन्होंने बनाया था, बट वो असफल रहते हैं, उसको बनाने में इनके बीच में सहमति नहीं बन पाती है। तो ये आप लिख दोगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका साझी विशेष नीति। अब यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि यूरोपीय संघ को प्रभावशाली बनाने वाली चीज़ें कौन कौन सी। तो जैसे मैंने बताया था कि यूरोपीय दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, है ना, और उसका 17,000 अरब डॉलर का क्या है, घरेलू उत्पाद है 2016 के अनुसार। ऐसे ऐसे आप सारी चीज़ें लिख सकते हो, जैसे कि यूरो जो मुद्रा है वो काफ़ी प्रभाव में है, तो डॉलर के लिए खतरा बन सकती है। संचार प्रौद्योगिकी में दूसरा स्थान है ना। और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य रूस और फ्रांस क्या है, इसके सदस्य हैं यूरोपीय संघ के, और इनके पास हथियार क्षमता भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये काफ़ी अच्छा योगदान रहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ इनका। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। इसी तरीके से यूरोपीय संघ को सत्ता के नए केंद्र के रूप में प्रभावशालीता को दर्शाएं। जो यूरोपीय संघ की प्रभावशीलता है उसको दर्शाइए सत्ता के नए केंद्र के रूप में। तो जो मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए जो बताया था वही इसमें बताना है, और ये भी बताना है कि इसी तरीके से अगर ये काम करता रहा तो एक सत्ता, एक नई एक पहचान विश्व को देने वाला है, और एक नया रूप विश्व लेने वाला है। क्योंकि जो जिस तरीके से यूरोपीय संघ के सदस्य देश काम करते हैं वो काफ़ी मजबूती से, काफ़ी सहयोगपूर्ण तरीके से, क्षेत्रीय संगठन होने के बावजूद वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आप लिख सकते हैं, यूरोपीय संघ की सैन्य क्षमता का उल्लेख कीजिए। ऐसी दो विशेषताएं, सैन्य क्षमता ये पूछ सकते हैं। तो सैन्य क्षमता में तुम्हें क्या लिखना है कि भाई जो ब्रिटेन है और जो फ्रांस है उनके पास काफ़ी हथियार है ना, और यूरोपीय संघ की दूसरी सबसे बड़ी सेना है विश्व में, और उनके पास 550 हथियार है। तो ये 2 नंबर में ही आएगा, तो ये आप इतना बता सकते हो।
तो ये आपका चैप्टर आपकी बुक से भी कुछ था और मैंने भी कुछ एक्स्ट्रा डाला था। तो ये था आपका यूरोपीय संघ। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई कमी दिखी हो या कोई नया टॉपिक आपको जानना है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं क्या आपको पढ़ना है अगली वीडियो में और क्या आप पढ़ना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।